नमस्कार, स्वागत है आपका ऑफिस में। मैं हूं इंद्र कमल। ऑफिस में हम आपको रूबरू कराते हैं हर उस खबर से जिसका ताल्लुक देश चलाने वाले हुक्मरानों से है। हम उन फाइलों का लेखा जोखा लेकर आते हैं जो आपकी हमारी जिंदगी बदल सकती है। उन ऑफिसों की बात हम करते हैं जहां के चक्कर लगाना अब आदमी की मजबूरी है। हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी फाइल कहां बढ़ी, कौन से बड़े फैसले हुए। ऑफिस देश का पहला और इकलौता ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा बुलेटिन है जहां हुक्मरानों से लेकर मातहतों तक बात होती है। यानी हर रोज हम हर अधिकारी की खबर दिखाते भी हैं और उनकी खबर लेते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑफिस, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूएन सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर चीन के वीटो के बाद फ्रांस सरकार का बड़ा फैसला। फ्रांस में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना से जुड़ी सारी संपत्तियां होंगी सीज। यूरोपियन यूनियन की आतंकी लिस्ट में डालने के लिए भी प्रयास करेगा फ्रांस। भारत पाक तनाव के बीच सीमा पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने भरी उड़ान। पंजाब और जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के खतरे से निपटने का किया अभ्यास। बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर हमले के बाद से हाई अलर्ट पर है एयरफोर्स। सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर हुई सुनवाई। पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सरकार ने कहा सीएजी रिपोर्ट में गलती से रह गए 3 पन्ने। 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग। वीवीपैट की पर्ची से 50% वोटों के मिलान की अपील की। प्रधान न्यायाधीश ने चुनाव आयोग से कहा मदद के लिए मुहैया कराए अधिकारी। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को भी सौंपा था ज्ञापन। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी हुआ इजाफा। फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.93%। खाने पीने के सामान और ईंधन की कीमतों में इजाफे से बढ़ी थोक महंगाई दर। भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से चीन ने बचा लिया हो, लेकिन आतंकी संगठन जैश के मुखिया की मुश्किलें इससे कम होने वाली नहीं है। एक और जहां भारत ने जैश के खात्मे तक न रुकने को कहा है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने प्रस्ताव पर चीन दोबारा वीटो करने के बाद फ्रांस ने इस आतंकवादी सरगना पर अब खुद से एक्शन लेने का फैसला किया है। फ्रांस ने अब जैश सरगना मसूद की संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ फ्रांस की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मसूद के पक्ष में चीन का वीटो का अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने आलोचना की थी। फ्रांस सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि फ्रांस मसूद को यूरोपियन यूनियन की आतंकवादी सूची में शामिल करने को लेकर बात करेगा। जैश सरगना मसूद अजहर का बार बार बचाव करने के पीछे चीन का बड़ा हित छिपा है। चीन का न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बड़ी व्यापारिक साझेदारी है, बल्कि भारत को घेरने में भी पाकिस्तान चीन के काम आता है। पाकिस्तान के सहारे चीन भारत को घरेलू दिक्कतों में उलझा कर रखना चाहता है। OBOR, दलाई लामा, अमेरिका और जापान के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों से भी खफा है। यही कारण है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने सबसे पहले 2009 में आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 2016 में फिर प्रस्ताव आया। चीन ने पहले मार्च 2016 और फिर अक्टूबर 2016 में भारत की कोशिशों को नाकाम कर दिया। 2017 में अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस बार भी चीन राह में रोड़ा बन गया। मैं समझता हूं कि 2019 यानी आज जो बात चल रही है, इसमें ज्यादा दम है, इसमें ज्यादा जोर है। एक मोमेंटम पकड़ा था ये मसूद अजहर की लिस्टिंग के बारे में।
तो इसलिए हम सब निराशाजनक हुए हैं कि चीन ने इसमें बाधा डाला है। भारत को इस पे और भी डट के काम करना पड़ेगा और चीन के ऊपर काम करना पड़ेगा, चीन के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और इस जरिए हम उनको समझा सकते हैं कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया है वो गलत है। जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI का चहेता है। चीन को पाकिस्तान और खासकर उसकी सेना और ISI की अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है। चीन को डर है कि अगर उसने मसूद अजहर पर बैन लगाने का समर्थन किया तो आतंकी संगठन पाकिस्तान के कब्जे से होकर गुजरने वाली CPEC प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चीन मसूद अजहर को बार बार बचा रहा है। इसके अलावा चीन को भारत की अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध रास नहीं आ रहे हैं। मसूद अजहर के सहारे वो भारत से इसकी भी खींच निकाल रहा है। अभी समय आ गया है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे चाइना को साफ तौर पर नजर आए ये खेल एक तरफा नहीं है। हम भी चाइना की सेंसिटिविटी को इग्नोर करना चाहिए और आहिस्ते आहिस्ते कैलिब्रेटेड तरीके से तिब्बत और ताइवान कार्ड को प्ले करना चाहिए ताकि, और साथ ही साथ हमें अपने रिलेशंस वियतनाम के साथ और इम्प्रूव करने हैं, जापान के साथ और इम्प्रूव करने हैं और वियतनाम और जापान वगैरह को कुछ मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस वगैरह जो मांग रहे हैं उनको दे देनी चाहिए। चीन के नापाक मंसूबों का पता UN सुरक्षा परिषद की बैठक से ठीक पहले ही लग गया था, जब उसने पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों के गुनहगार मसूद अजहर के खिलाफ भारत से और सबूतों की मांग की थी। चीन ने पैंतरा चलते हुए कहा था कि इस मुद्दे का ऐसा समाधान होना चाहिए जो सभी पक्षों को मान्य हो। चीन के इस कदम को भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चीन भारत को आतंकवाद के बहाने उलझाए रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं अनुमति नहीं देता हूं। प्राचीन रोम में कुछ निर्वाचित अधिकारियों के पास इस तरह की अतिरिक्त शक्ति होती थी। वो इस शक्ति का इस्तेमाल करके रोम सरकार की किसी कार्रवाई को रोक सकते थे। तब से यह शब्द किसी चीज को करने से रोकने के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो पावर है। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। यही आतंकी मसूद अजहर के मामले में चीन ने किया। सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तो मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के समर्थन में थे, लेकिन चीन उसके विरोध में था और उसने अडंगा लगा दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में तो अगर 6 महीने बाद या 9 महीने बाद ये मामला फिर आता है तो चीन उसको फिर टेक्निकल होल्ड पे कर देगा। पहला एक्शन ये है कि हर देश को, जो बड़े देश हैं, उनको ये सोचना होगा कि चीन के खिलाफ क्या वो खुद क्या कदम उठा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के थ्रू तो जो कुछ आपको करना था कर लिया और चीन उसको ब्लॉक करता ही रहेगा। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार देर रात जम्मू कश्मीर और पंजाब के आसमान में जबरदस्त एक्सरसाइज करके अपनी तैयारियों का जायजा लिया। पुलवामा आतंकी हमला और उसके बाद भारतीय सेना की बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद उपजे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। वायुसेना के कई फाइटर जेट ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपनी रक्षा तैयारियों को परखने के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस एक्सरसाइज में एयरफोर्स के अग्रिम पंक्ति के विमानों समेत बड़ी संख्या में फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक विमानों ने पंजाब के अमृतसर से लगे बॉर्डर के इलाके में सुपरसोनिक स्पीडर से उड़ान भरी। इस युद्धाभ्यास का मकसद भारतीय क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के किसी भी दुस्साहस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए अपनी तैयारियों को परखना था। 26 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों द्वारा बम गिराए जाने के बाद से ही एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है।
कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट ने पुंछ सेक्टर में सुपरसोनिक स्पीडर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरी थी। भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान के विमानों को देखकर भारतीय वायुसेना भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि पाक एयरफोर्स ने भारतीय सीमा नहीं लांघी। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने बेहद पुराने MiG-21 विमान से हवाई लड़ाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था और पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले को भी नाकाम कर दिया था। इसके बाद से ही भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। राफेल डील केस में अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राफेल डील के तथ्यों पर गौर करने से पहले वो केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई पूरी की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति पर फैसला लेने के बाद ही तथ्यों पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कोर्ट में पेश हुए। केंद्र ने अदालत में कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए विशेषाधिकार वाले दस्तावेजों को आधार नहीं बना सकते। केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया है और कोर्ट से कहा कि संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर कोई भी इन्हें पेश नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ के सामने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कानून की धारा 123 और सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों का हवाला दिया। यह पीठ राफेल विमान सौदे के मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जो लास्ट डेट पे कुछ प्रिलिमिनरी इश्यूज थे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि अटॉर्नी जनरल ने पीछे क्लेम करे थे कि डॉक्यूमेंट्स जो चोरी हो गए हैं और बाद में उन्होंने कहा कि चोरी नहीं हुए, इसको फोटोकॉपीज उसको यूज करा गया है और क्योंकि वो डिफेंस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है तो कोर्ट उसको और हम लोग उसको रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो आज सारी इस इश्यूज पे पूरी कोर्ट में डिस्कशन हुई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि वो लीक दस्तावेजों को पुनर्विचार याचिका से हटा दें क्योंकि सरकार इन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करती है। इसके जवाब में अदालत ने पूछा कि आप किस तरह के विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं। वे उन्हें पहले ही अदालत में पेश कर चुके हैं। यह दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने इसे चुरा कर अदालत में पेश किया है। राज्य के दस्तावेजों को बिना स्पष्ट अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी संबंधित विभाग की अनुमति के बिना अदालत में गोपनीय दस्तावेज पेश नहीं कर सकता, जिस पर कोर्ट ने RTI की धारा 22 और 24 का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ तक कि खुफिया एजेंसी और सुरक्षा प्रतिष्ठान भी भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि कैग की जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी उसमें कुछ कागजात नहीं थे। रिपोर्ट में शुरुआती 3 पेज शामिल नहीं थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनसे गलती से पेज दाखिल नहीं हो पाए थे, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप दस्तावेजों के विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही तर्क पेश करने होंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इसके साथ ही ऑफिस फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।